वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लेक्चर नंबर 2 में हम लोग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रीस्टार्ट बैच में फॉर जनवरी 26 अटेम्प्ट। लास्ट क्लास में हमने सेक्शंस 88 पढ़ा था, सेक्शन 92 पढ़ा था, सेक्शन 93 डिलीटेड है, सेक्शन 94 और 95 की चर्चाएं की थी। आप चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसका एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर बताइए, और क्या फॉर्म को सर्टिफाई करवाना होता है तो कौन करता है एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के केस में कौन है जो सर्टिफाई करता है एमजीटी 7 को। फॉर्म एमजीटी 7 सर्टिफाई करता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन एमजीटी 8। बताओ बच्चों, अगर कंपनी ओपीसी स्मॉल है तो क्या उसका एनुअल रिटर्न भी एमजीटी 7 में जाता है? उसका फॉर्म नंबर कुछ और है, उसका फॉर्म नंबर है बेटा एमजीटी 7A। फिर आपने कहा कि जो अदर कंपनियां हैं जो ना तो लिस्टेड है, जो नॉन लिस्टेड पब्लिक है, जिनका टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा या टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा, वैसी कंपनियों का एनुअल रिटर्न भी एमजीटी 7 में सबमिट होता है और उसको सर्टिफाई सीएस एंड डायरेक्टर करता है। और अगर हमारी कंपनी ओपीसीएस स्मॉल है तो उसका एनुअल रिटर्न 7A में जाता है और उसको सर्टिफाई सीएस या डायरेक्टर कोई भी कर सकता है। ये करने के बाद आपने कहा कि भैया एनुअल रिटर्न बताओ तो कितने दिन के अंदर सबमिट करते हैं, एक्चुअल डेट और ड्यू डेट ऑफ एजीएम व्हिच इज अर्लियर से कितने दिन के अंदर आप एनुअल रिटर्न आरओसी को सबमिट करते हैं। आप जवाब देते रहिए क्योंकि कम्युनिकेशन का और कोई मीडियम नहीं है। आप वहां बैठे हैं, हम यहाँ हैं, आप दिल्ली में, नेपाल में, उत्तराखंड में और हम झारखंड में, तो यही एक मीडियम है। चैट बॉक्स में चैट करके बताइए कि कितने दिन के अंदर आपको जो है एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को सबमिट करना है, एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम और ड्यू डेट ऑफ एजीएम व्हिच इज अर्लियर से कितने दिन के अंदर। ऑप्शन है 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर। कौन सा ऑप्शन आप बोल रहे हैं कि भाई सही है, कितने दिन के अंदर? राइट आंसर है 60 डेज के अंदर। यहाँ एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा बेटा कि एक कंपनी का एजीएम हुआ ही नहीं तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड है, उनका कंटेंशन है, उनका बोलना है कि भाई हमारे यहाँ एजीएम तो हुआ ही नहीं तो हमें एनुअल रिटर्न सबमिट करना जरूरी नहीं है। क्या बोर्ड और डायरेक्टर का कंटेंशन, उनका ये मानना कि उनके यहाँ एजीएम नहीं हुआ तो उनको एनुअल रिटर्न सबमिट ही नहीं करना, ये सही है लॉ में कि गलत है? मुझे बताइए। गलत है। अगर एजीएम नहीं हुआ तो जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, ड्यू डेट वहां से 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करना होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंटेंशन कि चूंकि हमारा एजीएम हुआ ही नहीं तो हमें एनुअल रिटर्न सबमिट ही नहीं करना, ये गलत था। फिर आपने रजिस्टर्स का प्रिजर्वेशन देखा था बेटा कि अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर हो तो परमानेंटली प्रिजर्व होता है, रजिस्टर ऑफ फॉरेन मेंबर हो तो परमानेंटली प्रिजर्व होता है। आप मुझे बताइए कि एनुअल रिटर्न को कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखते हैं? आप मुझे बताइए कि एनुअल रिटर्न को कितने दिन तक प्रिजर्व करते हैं हम लोग? एनुअल रिटर्न को कितने दिन तक? बेटा इंटरैक्टिव होना होगा। इवेंट ठीक है, अभी आप क्लास लाइव ना देख रहे हो, आप रिकॉर्डेड क्लास से देख रहे हो, लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसको कम से कम चैट बॉक्स में जब भी देखें तो आप आंसर दें, अगर आपको आंसर आता है और आप पढ़ रहे हैं तो, कि एनुअल रिटर्न को कितने दिन के लिए प्रिजर्व करेंगे। जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर और फॉरेन मेंबर के रजिस्टर को हमने परमानेंटली प्रिजर्व किया, डिवेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर के रजिस्टर को हमने 8 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ रिडम्पशन रखा, उसी तरीके से एनुअल रिटर्न को कितने दिन तक प्रिजर्व करके रखना है? 8 years from date of filing to ROC,
जब आपने आरओसी को फाइल किया वहां से लेके 8 साल। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखते हैं बेटा? सेक्शन 94 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखते हैं बताओ? जनरली या नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखते हैं, तो आंसर क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन क्या हम एनी अदर प्लेस इन इंडिया भी अपने बुक्स को रख सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ। वेयर ग्रेटर देन 1/10 और 10% दोनों एक ही है, तो वेयर ग्रेटर देन 1/10 मेंबर रिसाइड बाय पासिंग एसआरएनजीएम। एसआरएनजीएम क्यों पास करना पड़ा था बेटा? क्योंकि हो सकता है कि ग्रेटर देन 1/10 मेंबर एक से ज्यादा प्लेस में रिसाइड करते हो, तो फिर कैसे तय किया जाए? तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में तय किया जाए कि हम कहाँ रखें बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक और क्वेश्चन है कि मेंबर की संख्या कितने से ज्यादा हो जाए तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपको इंडेक्स बनाना जरूरी हो जाएगा। इंडेक्स बनाना कब जरूरी हो जाएगा? जब मेंबर की संख्या कितने से ज्यादा हो जाए, 50 या उससे ज्यादा हो जाए। जब मेंबर की संख्या 50 या मोर हो जाए तो आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंडेक्स बनाना होता है। और ये सब जो आप मेंटेन कर रहे हैं, रजिस्टर, रिटर्न मिनट, दीज आर द प्राइमा फेसी एविडेंस कि ये चीजें हुई हैं। अगर मीटिंग हुई है तभी उसके प्रोसीडिंग्स को आप समरी फॉर्म में मिनट्स में लिख रहे हैं। आपके यहाँ ये सारी घटनाएं हुई हैं तभी एनुअल रिटर्न में आ रही हैं। आपके यहाँ मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, सिक्योरिटी होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, बॉन्ड होल्डर हैं, तो ही आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब प्राइमा फेसी एविडेंस है। प्लेस ऑफ कीपिंग देख लिया हमने एनुअल रिटर्न में 3 बातें की। उसका कंटेंट याद करना है, टाइम पीरियड याद करना है और उसका आपको सर्टिफिकेशन, साइनिंग, इन्फॉर्म याद करना था। सेक्शन 88 याद हो गया। अगर आपको इतने सेक्शन याद हो गए हैं, सेक्शन 88 हो चुका है, 92 हो चुका है, 94 हो चुका है, 93 डिलीट हो चुका है, 95, तो बीच वाले सेक्शंस कर ले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इनमें अमेंडमेंट भी हैं और अमेंडमेंट आपसे जनवरी अटेम्प्ट में वो पूछने के लिए भी तैयार है। जनवरी अटेम्प्ट में सेक्शन 90 से क्वेश्चन होगा ही होगा। तो सेक्शन 89, 90, 91 का पूरा सीरीज बिफोर मीटिंग तो आज हमें कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हम मीटिंग में आएंगे तो पहला सेगमेंट कंप्लीट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। बहुत बार बच्चे सेक्शन 89 में दिक्कत है, 90 में दिक्कत है, 89 में दिक्कत है बोलते हैं, तो आज दूर करते हैं उस तकलीफ को। सेक्शन 89 एक बार आप जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है बस उसको जस्ट एक बार रीड करके समझना तो क्या लिखा है, बाकी हम समझाएंगे बेटा। आप जस्ट रीड करके देखो तो सेक्शन बोल क्या रहा है। थोड़ा टाइम लगाइए 89, 90 में, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि जनवरी में अटेम्प्ट में क्वेश्चन होने जा रहा है इन सेक्शन से। थोड़ा टाइम लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे, आप इन्वॉल्व होइए, जवाब दीजिए मेरी बातों का, तो ही सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा बेटा। चलिए एक बार जस्ट रीड। डिक्लेरेशन होने जा रहा है बेटा बेनिफिशियल इंटरेस्ट का। बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि मुझे दाऊद इब्राहिम ने, मुझे विजय माल्या ने पैसे भिजवाए बेटा बाहर से,
और कहा कि चूंकि मैं नहीं लगा सकता हूं टीसीएस के शेयर में पैसे, मैं डिफॉल्टर हूं, मैं तो भागा हूं, आप तो वही हैं, आप मेरे पैसे जो है टीसीएस में लगा दीजिए। पैसे किसने दिए? विजय माल्या ने। पैसे किसके हैं? विजय माल्या के। उसने मुझे दिए और कहा कि आप टीसीएस के शेयर्स में पैसे लगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने टीसीएस के शेयर खरीदे। अब टीसीएस के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आएगा बेटा? मेंबर में जाहिर सी बात है मेरा नाम आएगा। तो हम हो गए रजिस्टर्ड ऑनर। हम क्या कहलाएंगे? रजिस्टर्ड ऑनर। और मैंने कहा मैं मुझे ये बात टीसीएस को बताना होगा कि भाई मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूं, पैसे मेरे नहीं है, मुझे विजय माल्या जी ने इतने पैसे दिए और कहा कि टीसीएस के शेयर में लगाओ। क्यों लगाओ टीसीएस? भाई आपको पता होगा कि टीसीएस अपने शेयर सबसे ज्यादा बाई एग्रेसिवली बाईबैक करके और अपने शेयर के प्राइस बढ़ा देता है। जब टीसीएस के प्राइस गिरने लगते हैं शेयर्स के, मान लो गिर के 3900 हो गया, तो 4500 में बाईबैक करता है और बताता है भाई मेरी असली औकात मेरे शेयर्स की 4500 है। तो विजय माल्या ने कहा कि भाई एक काम कीजिए, मैं पैसे दे रहा हूं, मेरे पैसे आप टीसीएस में लगाना। मैंने कहा भाई पैसे आपके हैं। पैसे विजय माल्या के उन्होंने मुझे दिया, मैंने शेयर्स खरीदे टीसीएस के, हम हो गए बेटा रजिस्टर्ड ऑनर। मैंने कंपनी को बताया ये बात एमजेटी 4 में कि भाई मैं कंपनी का रजिस्टर्ड ऑनर हूं, मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में, मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूं, लेकिन इस शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा या राइट मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, वो मुझे नहीं चाहिए, वो सब आप विजय माल्या को दीजिए। तो यानी विजय माल्या है बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑनर या बेनिफिशियल ऑनर। अब ये बात विजय माल्या भी एमजीटी 5 कंपनी को बताएंगे कि वो रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियल ऑनर है। रजिस्टर्ड ऑनर एमजीटी 4 में बताएगा कि वो रजिस्टर्ड ऑनर है, एमजीटी 5 बेनिफिशियल ऑनर बताएगा कि वो बेनिफिशियल ऑनर है। और ये बात कंपनी आरओसी को बताएगी कि उसकी कंपनी में कौन रजिस्टर्ड ऑनर है और कौन बेनिफिशियल। अब इसके लिए कौन बताएगा? एमजीटी 6 तो बोला कि कंपनी सेक्रेटरी, जिसको बोला कि कंपनी सेक्रेटरी बताएगा वो ऑथराइज होगा। अगर नहीं है कंपनी सेक्रेटरी तो वो डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया जाएगा वो एमजीटी 6 सबमिट करेगा। तो क्या है सेक्शन 89 बेटा? डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ओनरशिप। मतलब यहाँ पे एक कंपनी है, मान लो हमने एग्जांपल लिया टीसीएस का, आप रिलायंस बोलिए, अडानी इंटरप्राइज बोलिए, तो एक कंपनी है मान लो टीसीएस लिमिटेड। इस टीसीएस लिमिटेड का मान लो 20% शेयर किसके पास था? रतन टाटा जी के पास था। रतन टाटा जी का एग्जांपल हमने लिया था जब आपको पढ़ा रहे थे। अब तो रतन टाटा जी नहीं रहे, लेकिन एग्जांपल वही याद रखिए, को रिलेट करने में आसान होगा। टीसीएस का 20% शेयर है रतन टाटा जी के पास, तो वो हो गए रजिस्टर्ड ऑनर। अब ये बात वो एमजीटी 4 में 30 दिन के अंदर बताएंगे कंपनी को कि ही इज द रजिस्टर्ड ऑनर। रतन टाटा जी के बारे में आप जानते होंगे बेटा कि वो केवल एक बिजनेसमैन नहीं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि अपनी इनकम का 60% चैरिटी, ऑर्फनेज, डोनेशन वगैरह में देते थे। तो यहाँ पे भी रतन टाटा के पास बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, अनाथालय थे। उन्होंने अनाथालय को बना दिया बेनिफिशियल ऑनर कि इस शेयर पे जो भी डिविडेंड आएगा, क्या आएगा? इस शेयर पे जो भी डिविडेंड आएगा, जो भी बोनस आएगा, जो भी कैपिटल गेन होगा, जो भी वोटिंग राइट होगा, वो किसको ट्रांसफर होगा? ऑर्फनेजेस को। तो ऑर्फनेज क्या हो गया बेटा? बेनिफिशियल ऑनर। अब ऑर्फनेज एमजीटी 5 में ये बात बताता है कंपनी को कि वो इन शेयर्स का बेनिफिशियल ऑनर है, वो इन शेयर्स का बेनिफिशियल ऑनर है। तो एमजीटी 4 कौन सबमिट करता है बेटा? एमजीटी 4 कौन सबमिट करता है? रजिस्टर्ड ऑनर। एमजीटी 5 कौन सबमिट करता है? बेनिफिशियल ऑनर। दोनों ने किसको सबमिट किया है अपना अपना डिक्लेरेशन कि मैं रजिस्टर्ड ऑनर हूं, मैं बेनिफिशियल ऑनर हूं? कंपनी को।
और अब कंपनी किसको बताएगी ये बात? कंपनी बताएगी बेटा आरओसी को। कंपनी बताएगी आरओसी को एमजीटी 6 में विद इन 30 डेज कि वो जो है कौन है रजिस्टर्ड ऑनर और कौन है बेनिफिशियल ऑनर एमजीटी 6। अब एमजीटी 6 किसको फाइल करना है? कंपनी सेक्रेटरी को फाइल करना है, नहीं है तो पर्सन ऑथराइज। और अगर नहीं फाइल हुआ एमजीटी 6 तो कंपनी सेक्रेटरी और जो भी पर्सन लोग हैं सबको ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। ऑल द फाइलिंग आर टू बी डन विद इन 30 डेज। सारा फाइलिंग रजिस्टर्ड ऑनर भी 30 दिन के अंदर, बेनिफिशियल ऑनर भी 30 दिन के अंदर और कंपनी भी 30 दिन का, सारी फाइलिंग 30 दिन के अंदर हुई है, एमजीटी 4 हो 5 हो 6 हो। इफ डिक्लेरेशन इज नॉट मेड, अगर नहीं डिक्लेरेशन दिया गया तो एनी राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज शेयर शैल नॉट बी इनफोर्सेबल। तो कोई भी राइट है वो इनफोर्सेबल नहीं होगा, मतलब आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, कोई इनफोर्सेबल नहीं होगा डिक्लेरेशन नहीं दिए। मतलब कहाँ, अगर रजिस्टर्ड ओनर को सब मिलेगा, अगर आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप बेनिफिशियल हैं तभी तो आपको मिलेगा। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिस्प्यूट एज टू, अगर लीगल टाइटल को लेके हु इज द ओनर, लीगल टाइटल को लेके अगर दिक्कत है कि हु इज द ओनर ऑफ शेयर, या अगर शेयर आपने किसी को गिफ्ट कर दिया है तो फिर आपको डिक्लेरेशन वगैरह इस तरीके का नहीं देना। और अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो रजिस्टर्ड ऑनर बेनिफिशियल ऑनर को 50,000 का जुर्माना और 200 पर डे का लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक का। कंपनी को 1,000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख का लग सकता है। और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनको 1,000 पर डे का, मैक्सिमम 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर के अंदर बहुत सारी पेनल्टी हैं, हम जिन पेनल्टी को बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट हैं वो याद कीजिएगा और जिनको नहीं बोले वो मत याद कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पेनल्टी हैं वो हम बोलेंगे कि याद करो, जैसे सेक्शन 99 की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम बोलेंगे, और नहीं तो क्योंकि बेटा 600 1000 पेनल्टी याद करने का कोई मतलब है नहीं। पेनल्टी एक पूछेंगे और उसके कारण हम अपना 500 पेनल्टी, उससे ज्यादा हम प्रोविजन समझने में और राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम लगाए तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? आगे बढ़ो। बेनिफिशियल ऑनर का मतलब एक बार रीड करेंगे सारे बच्चे, हु इज द बेनिफिशियल ऑनर। एक बार बेनिफिशियल ऑनर का आप रीड करें। मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, beneficial interest in share, beneficial interest in share include
directly, indirectly, through any contract or otherwise, right of the person alone or together with any other person to exercise right attached to share, such as voting right, right, offer, receive and participate dividend, capital gain, any other distribution. अब यहाँ पे थोड़ा अमेंडमेंट है, यहाँ पे अमेंडमेंट है, लिख लेंगे आप अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, इस सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट है क्या? पहला, डेलीगेशन ऑफ responsibility, delegation of responsibility to furnish information to ROC in MGT 6. डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू ROC, MGT 6 में जो इंफॉर्मेशन देना गया है उसके लिए डेलीगेशन किसको देंगे? कंपनी में डेजिग्नेट, किसको डेजिग्नेट करेगी बेटा? कंपनी में डेजिग्नेट पहला CS को, दूसरा KMP को, अदर देन CS। अगर सबसे पहले आपको डेलीगेशन किसको देना है? कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो अदर KMP। आपको पता है KMP कौन? CEO, CFO, CS, CEO, CFO, CS, MD, WTD मैनेजर को बोलते हैं KMP। तो सबसे पहला किसको डेलीगेट करेगी कि तुम MGT 6 सबमिट करो? CS को। CS नहीं है तो अदर KMP को, और अगर वो भी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर। इफ नो CS और KMP, KMP CS नहीं है तो एवरी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो अमेंडमेंट क्या है कि यहाँ पे डेलीगेट किया जा रहा है कि भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि MGT 6 सबमिट करना है। तो आपने कहा कि जो कंपनी है वो CS को डेजिग्नेट करेगी, अगर CS नहीं है तो दूसरे KMP को, वो भी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर। until a person is so designated, until a person is so designated, the following are responsible. कौन? Following are responsible. CS, if any, every MD or manager, every MD or manager, if no CS, और नहीं तो C, तीसरा every director, if no CS or MD or manager. If company changes, अगर कंपनी चेंज करा, if कंपनी changes the designated person, अगर कंपनी किसको चेंज करती है? designated person को, तो intimate ROC in GNL टू, जनरल फॉर्म 2 में ROC को बताना है कि हमने डेजिग्नेटेड पर्सन चेंज किया। अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लीजिए आप एक बार, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए अमेंडमेंट को, और फिर हम एक बार और समझाएंगे।
अमेंडमेंट है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि उसको आरओसी को एमजीटी 6 सबमिट करना है? अभी आपने बोला कि रजिस्टर्ड ऑनर तो एमजीटी 4 सबमिट कर दिया 30 दिन के अंदर, बेनिफिशियल ऑनर एमजीटी 5 सबमिट किया। भाई एमजीटी 6 किसको सबमिट करना है? कंपनी को, आरओसी को। तो कंपनी किसको डेलीगेट करे ये पावर? तो इसने कहा कि कंपनी जो है सीएस को बोलेगा। अगर सीएस नहीं है तो दूसरे के एमपी, ना तो सीएस है ना दूसरे के एमपी है, तो एवरी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे भैया। अगर कंपनी ने ऐसा कोई डेजिग्नेट नहीं किया किसी को, ऐसा कोई डेलीगेशन नहीं किया है पावर को, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीएस। सीएस नहीं है तो एमडी मैनेजर, वो भी नहीं है तो एवरी डायरेक्टर। और मान लो पहले हमने सीएस को भाई ये डेलीगेट किया था, पावर डेजिग्नेट किया था कि ही विल सबमिट एमजीटी 6, बाद में मैंने चेंज कर दिया कि नहीं सीएस नहीं करेगा, एमडी करेगा। तो ये बात मुझे आरओसी को एक फॉर्म सबमिट करके बताना होगा। फॉर्म होगा जनरल फॉर्म जीएनएल 2। मैडम अभी तुम लोग एमजीटी पढ़ते तो यहाँ जीएनएल क्यों शुरू हो गया? बेटा कुछ बातें छूट गई या फिर बाद में जो चेंजेस हो रहे हैं तो अब उसको चैप्टर में कैसे अमेंड करेंगे? आपको पता है कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में बना, तो चेंजेस के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। अब इतना कौन प्रोसेस में जाएगा? तो उससे अच्छा है हम लोग जनरल फॉर्म में डाल देते हैं जीएनएल 2। मिसलेनियस में जनरल फॉर्म है, वो हमेशा ऐड होते रहेंगे जीएनएल 2। इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी चेंज करती है डेजिग्नेटेड पर्सन तो ये बात जीएनएल 2 में बात। सेक्शन 90 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी अटेम्प्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी अटेम्प्ट। सेक्शन 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बहुत सारे बेन आ रहे हैं बेटा, बेन 1 2 3 4। अभी तक तो हमने एमजीटी पढ़ा, अभी तक आपने कौन कौन सा एमजीटी पढ़ा मुझे बता पा रहे हैं क्या? याद करो सेक्शन 88 में एमजीटी 1 2 3, 3 एमजीटी हमने तो वही पढ़ दिया। रजिस्टर ऑफ मेंबर एमजीटी 1, डिवेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर एमजीटी 2, फॉरेन सिक्योरिटी होल्डर एमजीटी 3। अभी हमने सेक्शन 89 में 3 एमजीटी पढ़ा। कौन कौन? एमजीटी 4 रजिस्टर्ड ऑनर सबमिट किया कंपनी को, एमजीटी 5 बेनिफिशियल ऑनर सबमिट किया कंपनी को, एमजीटी 6 कंपनी ने सबमिट किया आरओसी को। उसके बाद एनुअल रिटर्न में हमने पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ या ज्यादा है, वो अपना एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 में सबमिट करेंगे। ओपीसी और स्मॉल कंपनी अपना एनुअल रिटर्न एमजीटी 7A में सबमिट करेंगी। और अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो उनका जो एनुअल रिटर्न है उसको सर्टिफाई करेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एमजीटी 8 में। तो भैया अभी तक तो हमने एमजीटी 8 तक पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 7A और 8, और उसके अलावा एक जनरल फॉर्म 2 पढ़ा। अभी इस सेक्शन के अंदर हम बेन पढ़ने जा रहे हैं, BEN, बेन 1 2 3 4। तो बेन से क्वेश्चन होगा ही होगा जनवरी अटेम्प्ट में। आप मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, सेक्शन 90 और 89 आने की बहुत 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 प्रोबेबिलिटी है। चेंजेस जहां जहां, और भी इस चैप्टर में चेंज है बेटा, कोरम में चेंज है, कोरम में चेंज है। तो कोरम वाले सेक्शन में 103 में आएंगे तो कोरम के चेंज देखेंगे। तो इस बार क्वेश्चन सेक्शन 89, 90 और कोरम से होने की बहुत वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी है जनवरी अटेम्प्ट। चलो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। रजिस्टर ऑफ एसबीओ, प्यार से सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर को क्या बोलते हैं बेटा? एसबीओ। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर को क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से? एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर। अगर आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, आज से पहले आपने ना तो फाउंडेशन में मुझसे क्लास ली है ना इंटर से, तो और आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7291010463 पे, जहां आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और भी वहां पे क्वेश्चन वगैरह की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डाउट वगैरह की बातें करेंगे। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें आपको हम ऐड करेंगे। तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा तो ये हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप फोटोकॉपी उसका निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट,
और उसके बाद जो है आप वहीं पे उसको जो हम लिखवा रहे हैं लिखिए, अंडरलाइन करें, और उसके बाद याद करने के बाद क्लास खत्म होने के बाद एक बार उसको आप लिख लें तो राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, सेक्शंस की, प्रोविजंस की। क्योंकि एक गलती जो बच्चे करते हैं बेटा, वो थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कम करते हैं। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हर दिन एक दो क्वेश्चन हम लोग पूरा थ्रू आउट बनाएंगे तो भी पता चला कि एग्जाम तक 200 क्वेश्चन हमने लिख दिया कॉपी में, राइटिंग प्रैक्टिस कर डाली। तो ये जरूरी है। बहुत बार बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लिखेंगे। नहीं बेटा, आप टीचर के साथ साथ पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, क्वेश्चन करते चलिए, तो आपको यकीन मानिए जब हम जिस दिन दिसंबर तक हम लोग 3 महीने में सब पूरा एकदम अच्छे से कोर्स निपटा लेंगे, और आप यकीन मानिए कि आप बोलिएगा कि चाहे कुछ हो जाए, क्वेश्चन कैसा भी हो लो का, मुझे कोई डर नहीं है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेंगे हम, क्वेश्चन लेंथी होगा ये मान के चलेंगे हम, ट्विस्ट हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, किसी भी चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं हम अपना 100% देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलो, तो चाहे कितना भी गिरा पड़ा सिचुएशन हो जाए, 40 के लिए तो नहीं सोचना पड़ेगा ना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी पर्सन, अब ये पर्सन कौन होगा भैया? कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल है या एलएल, कोई भी पर्सन जो क्या है, एक इंडिविजुअल है या एलएलपी है या कंपनी है या ट्रस्ट है। कोई भी पर्सन, पर्सन का मतलब इसने कहा कोई भी इंडिविजुअल है, एलएलपी है, कंपनी है या ट्रस्ट है, वो एसबीओ कहलाएगा। कब? जब वो किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, जब वो किसी कंपनी का ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर या डिविडेंड राइट होल्ड करता है। जब कोई पर्सन किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट होल्ड करता है, जब कोई पर्सन, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एलएलपी कंपनी या ट्रस्ट, किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर या डिविडेंड राइट होल्ड करता है, तो वो कहलाता है एसबीओ। एसबीओ मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। जब कोई पर्सन किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर या डिविडेंड राइट होल्ड करता है, तो वो कहलाता है एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अब देखो बेटा, यहाँ पे मान लो फिर से कि दाऊद इब्राहिम ने एक मिस्टर अंकित है, उनको 60 करोड़ रुपए दिए और कहा कि आप मेरे पैसे रिलायंस कंपनी में लगा दो, आरआईएल में मेरे रिलायंस के शेयर्स खरीद दो। अब वो खुद क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अब बेटा वो जो लोग डिफॉल्टर हैं, विजय माल्या जी देश छोड़ के भाग गए, नीरव मोदी देश छोड़ के भाग गए, अब यहाँ शेयर में पैसे लगाने आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने मिस्टर अंकित को पैसे दिए 60 करोड़ और कहा कि आप मेरे पैसे लगा दो भैया आरआईएल में। आरआईएल का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 500 करोड़। आरआईएल का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 500 करोड़। तो 500 करोड़ में 60 करोड़ इन्होंने ही लगा दिए, तो क्या 10% से ज्यादा है? बोल रहे हैं हाँ 12% है। तो क्या ये बात इस पर्सन को, कंपनी को बताना है क्या कि मैं आपकी कंपनी में एसबीओ हूं? बोल रहा है हाँ। किस फॉर्म में बताएगा बेटा? वेन वन डिक्लेरेशन ऑफ एसबीओ, मैं एसबीओ हूं, ये बात वो बताएगा कि इसको, कंपनी को 30 दिन के अंदर, जिस दिन वो एसबीओ बना। ठीक है, अब ये बात कंपनी आरओसी को बताएगी वेन टू में। अब ये बात कंपनी जो है किसको बताएगी? आरओसी को बताएगी कि भाई मेरी कंपनी में एसबीओ कौन है। किसको बताएगी?
आरओसी को बताएगी बेन 2 में। ये बात रिलायंस किसको बताएगी? रिलायंस किसको बताएगी ये बात? आरओसी को बेन 2 में, कि मेरी कंपनी में कौन है एसबीओ। और ये बात अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी बेन 3 में, रजिस्टर ऑफ एसबीओ, और बेन 4 में नोटिस इशू करेगी इन लोगों को। किसको? जिसको लगता है कंपनी को कि वो एसबीओ है, या लगता है कि वो एसबीओ नहीं है लेकिन उसको पता है कि कौन एसबीओ। मान लो सीए, उसको पता है कि ये एसबीओ है किस किस कंपनी में। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा पोर्टफोलियो सीए ही मेंटेन करते हैं, तो कंपनी को लगता है कि जो एसबीओ है उसको नोटिस भिजवाएगी बेन 4 में, या लगता है कि ये तो नहीं एसबीओ पर इसको पता है कि कौन है एसबीओ, या ये लास्ट 3 इयर्स में एसबीओ रहा है, उसको भी नोटिस भिजवाएगी। तो यहाँ पे बेन 4 आ गए। चारों बेन आप एक बार देखिए तो, बेन 1 2 3 4, एक बार आप बेन देखिए, एक बार बेन 1 2 3 4। ठीक है बेटा, कोई भी पर्सन जो किसी कंपनी के 10% से 10% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग पावर, डिविडेंड राइट होल्ड करता है, वो एसबीओ कहलाता है। ये बात वो कंपनी को बताएगा बेन 1 में 30 दिन के अंदर कि वो एसबीओ है, और ये बात कंपनी आरओसी को बताएगी 30 दिन के अंदर कि उसकी कंपनी में कौन कौन एसबीओ है, और वो अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन करके रखेगी बेन 3 में,
और नोटिस भेजवाएगी उन लोगों को जिसको कंपनी को लगता है कि वो एसबीओ है, या वो खुद तो एसबीओ नहीं है पर उसे जानकारी है कि कौन है एसबीओ, या वो पास्ट 3 इयर्स में एसबीओ रहा था, भेजवा दी नोटिस। अब ये जो कंसर्न्ड पर्सन है बेटा, जिनको नोटिस आया है, इनको सबमिट करना होगा इंफॉर्मेशन जो मांगा गया कि क्या आप एसबीओ हो या आपको पता है, आप बताओ, या लास्ट 3 इयर्स में एसबीओ रहे हो क्या। तो ये बात कंसर्न्ड पर्सन जो है 30 दिन के अंदर बता देगी। किसको? कंसर्न्ड पर्सन किसको बता देगा ये बात? कंपनी को रिस्पॉन्स करेंगे। कंसर्न्ड पर्सन fails to give information, where the concerned person fails to give information, नहीं दे पाए, या तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, या जो दिया वो अनसेटिस्फैक्टरली रिप्लाई था, तो कंपनी कहां चली जाएगी उस व्यक्ति के अगेंस्ट? एनसीएलटी के पास 15 दिन के अंदर। कंपनी ने नोटिस भिजवाया, कंसर्न्ड पर्सन 30 दिन के अंदर जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देते या आपका जवाब अनसेटिस्फैक्टरली है तो कंपनी कहां चली जाएगी बेटा? एनसीएलटी में 15 दिन के अंदर। एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी restrict the right attached with the share like restriction। आपको कुछ आपके शेयर्स पे जो आपको अधिकार है कि आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आपको जो है वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सस्पेंड कर सकती है। एनसीएलटी कितने दिन के अंदर ये ऑर्डर पास करेगी? 60 दिन के अंदर। जब कंपनी एनसीएलटी के पास गई उसके 60 दिन के अंदर एनसीएलटी ये ऑर्डर पास कर देगी। पर्सन अग्रीव्ड, आप बड़े दुखी हैं कि एनसीएलटी ने ये क्यों मेरे राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, क्यों इस तरीके का किया, तो पर्सन अग्रीव्ड जो है वो एनसीएलटी नेक्लेट में जा सकता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल नेक्लेट में जा सकता है टू रिलैक्स और लिफ्ट रेस्ट्रिक्शन। लेकिन आपको कितने दिन के अंदर चले जाना होगा बेटा? 1 साल के अंदर। कितने दिन के अंदर आपको नेक्लेट में चला जाना होगा एनसीएलटी के अगेंस्ट? 1 साल के अंदर। क्या क्या हुआ? जो एसबीओ है उसने बताया कंपनी को 30 दिन के अंदर कि वो एसबीओ है। ये बात कंपनी ने आरओसी को बताया कि कौन कौन उनकी कंपनी में एसबीओ है, और अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन करके रख लिया बेन 3 में एसबीओ का। बेन 4 में नोटिस इशू किया उन लोगों को जो लगता है इसको कि या तो एसबीओ है या वो खुद तो एसबीओ नहीं पर उनको पता है कि एसबीओ कौन है, या जो लास्ट 3 इयर्स में एसबीओ रहे हैं उनको नोटिस भिजवाया। अब कंसर्न्ड पर्सन को कंपनी को इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देना है 30 दिन के अंदर। नहीं किया या अनसेटिस्फैक्टरली किया तो कंपनी चली जाएगी 15 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी रेस्ट्रिक्शन लगा देगा राइट पे, शेयर के ट्रांसफर पे, डिविडेंड पे, सब पे क्या लगा देगा? रोक, रेस्ट्रिक्शन 60 दिन के अंदर। और अगर आप एनसीएलटी के इस बात से नाखुश हैं, अग्रीव्ड हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो एनसीएलटी के अगेंस्ट नेक्लेट में जाइए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिलैक्सेशन के लिए। कितने दिन के अंदर? 1 साल के अंदर। If no such application has been filed, his share shall be transferred to IEPF। अगर आप नहीं गए 1 साल के अंदर तो आपके शेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। एसबीओ का मतलब एवरी इंडिविजुअल, एलएलपी, कंपनी या ट्रस्ट जो 10% या उससे ज्यादा बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है। नहीं है तभी तो बताना है। अगर आपने शेयर खरीदा, आपका नाम लिख गया, जैसे यहाँ पे पैसे दिए थे आपने अंकित को, अंकित का नाम था, तो आपको डिक्लेरेशन देना था कि एसबीओ आप हैं। एक्सेप्शंस, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन पूछ देता है आपसे कि किस केस में आपको एसबीओ का डिक्लेरेशन नहीं देना है।
एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस केस में आपको नहीं देना है डिक्लेरेशन? एक्सेप्शन, आप एसबीओ हैं लेकिन ये बात आपको बताना नहीं है कंपनी को। कब? जब आप आईपीएफ अथॉरिटी है। मान लो किसी कंपनी के 20% शेयर आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए, तो 10% से ज्यादा पे ही हम एसबीओ हैं, तो क्या आईपीएफ को भी बताना है? क्या बोल रहे हैं? नहीं। होल्डिंग कंपनी है, रिपोर्टिंग एक कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है कि उसके पास ग्रेटर देन 50% शेयर्स है। तो ग्रेटर देन 50% है तो 10% से तो ज्यादा ही हो पेडअप के, तो क्या उनको भी बताने बोल रहे हैं? नहीं। आईपीएफ अथॉरिटी को नहीं बताना, होल्डिंग कंपनी को नहीं बताना। अगर आपकी कंपनी के शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के पास है, तो भी आपको नहीं बताना। या आपके शेयर्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के पास हैं जो रेगुलेटेड है सेबी, आरबीआई या आईआरडीए से, या कोई म्यूचुअल फंड जैसे म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब है। ये आपके 10% से ज्यादा होल्ड किए हुए हैं, तो क्या इनको डिक्लेरेशन देना है कि ये एसपी है? बोल रहा नहीं, इनका तो है ही, ये तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या इनका तो पूरा डिक्लेरेशन है ही, तो अलग से क्यों एसबीओ का डिक्लेरेशन देना? तो एक्सेप्शन है कि अगर किसी रिपोर्टिंग एंटिटी का 10% से ज्यादा शेयर आईपीएफ अथॉरिटी के पास है, उसके बाद दूसरा हो गया होल्डिंग कंपनी के पास है, तीसरा सीजीएसडी लोकल अथॉरिटी के पास है, या किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल के पास है, तो इनको एसबीओ का डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शन। आगे बढ़िए। सेक्शन 91 पावर टू क्लोज रजिस्टर। भाई रजिस्टर बंद हो सकता है क्या? क्लोज हो सकता है क्या? हाँ। नॉर्मली क्लोजर ऑफ रजिस्टर इज मेड फॉर द पर। क्यों बंद क्यों कर रहे हैं बेटा रजिस्टर? क्यों अब नाम नहीं लिख रहे, बंद कर रहे हैं? क्योंकि डिविडेंड देना है, तो किसको दे? तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट में बंद करेंगे, वहां तक जो मेंबर थे, शेयर होल्डर थे, उन्हीं को तो देंगे। तो बोल रहे अच्छा, पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड, बोनस, कंडक्टिंग एजीएम, ईजीएम। कंडक्टिंग एजीएम, ईजीएम मतलब किसको नोटिस भेजवाएं, कौन मेंबर है, किसको नोटिस जाएगा, इसके लिए बंद करते हैं रजिस्टर। कंपनी में क्लोज द रजिस्टर। भाई कितने दिन के लिए? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने दिन के लिए? तो एक साल में मैक्सिमम 45 डेज के लिए रजिस्टर क्लोज हो सकता है, और एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए एट अ टाइम। याद कीजिए डेट, एक साल में कितने दिन और एक बार में कितने दिन के लिए रजिस्टर क्लोज हो सकता है। तो कंपनी कितने दिन के लिए बेटा रजिस्टर बंद कर सकती है? 45 डेज इन फाइनेंशियल। एक साल में 45 दिन, पूरा साल मिला के, मान लो किसी बार 10 दिन, 15 दिन, ऐसे करके टोटल 45 दिन, और एक बार में एक लगातार 30 दिन एट एनी वन टाइम। इंफॉर्मेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाई, पहले ही बता देना है, 7 दिन पहले ही बता देना है, 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश एक वर्नाक्यूलर में, और कंपनी के वेबसाइट पे कि रजिस्टर क्लोज होने जा रहा है। कितने दिन पहले? 7 दिन। कैसे बता देना है? 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश एक वर्नाक्यूलर में, और कंपनी के वेबसाइट पे भी पब्लिश करना है कि क्लोजर होने जा रहा है रजिस्टर। लिस्टेड कंपनियों को जो सेबी से हैं उनको 30 दिन पहले नोटिस देना। लिस्टेड कंपनियों को 3 दिन, बाकी को 7 दिन। एक्सेप्शन, प्राइवेट कंपनी को नहीं बताना है, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं प्रोविजन का, तो कंपनी लायबल होगी 5000 पर डे फ्रॉम एवरी एक्स्ट्रा डे ऑफ क्लोजर, या 1 लाख, विच एवर इज लोअर ऑफ 5000 रुपया पर दिन का लगेगा आपको, जितना एक्स्ट्रा दिन आपने क्लोजर किया रजिस्टर, और 1 लाख, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करनी है।
ICAI से कल डिस्कस करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ICAI का, क्वेश्चन नंबर 4 ICAI का। थर्टीन 4 13 20 4 13 20 4 13 और 20 तीन क्वेश्चन आप एक बार देखिए आपसे बन रहा है क्या। अभी तक आपने जो पढ़ा वहां से तीन क्वेश्चन आपसे बन रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 13 और 20 कल की क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जहां की कैसे लिखते हैं, कैसे हम फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे प्रोविजन लिखते हैं, कैसे एनालिसिस कंक्लूजन लिखते हैं। कल की क्लास में ये काम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शंस की ओर मूव करेंगे। पहला सेगमेंट कंप्लीट हो गया, सेक्शन 88 to 95 का। 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर का, 89 डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, 90 रजिस्टर ऑफ एसबीओ, 20 क्लोजर ऑफ रजिस्टर, 92 एनुअल रिटर्न, 93 डिलीटेड, 94 प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर रिटर्न और 95 प्राइमा फेसी एविडेंस खत्म हो चुका है। कल की क्लास में तीन क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मीटिंग की और सेक्शन 96। तब तक आप पढ़ते रहें, लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें। चैनल को अगर आप मेरी पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और हैंड रिटन नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7291010463 पे आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो वेरी गुड बाय, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय 9 बजे। थैंक यू।